हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में आपका बिल्कुल सही तरीके से मन लग रहा होगा। तो हम हमारी क्लास में बात कर रहे थे मेवाड़ के गोहिल वंश पे, और मैंने पिछली क्लास में आपको मेवाड़ का गोहिल वंश की स्थापना से लेके और उसके संस्थापक और वास्तविक संस्थापकों तक की बातें बताई थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वहाँ से आगे, यानी कि गोहिल वंश में जब अपन बात कर रहे थे तो मेवाड़ का जो गोहिल वंश है इसका एक पार्ट जो है वो मैं आपको करा चुका हूँ, और आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं साथियों, किसको लेके कि गोहिल वंश में हम बप्पा राबल या कालभोज तक की बातें कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वंश का संस्थापक जो है वो गोहिल या गोहिलादित्य है। इसका जन्म गुफा में हुआ था। शिलादित्य का पुत्र था, पुष्पावती इसकी माँ थी, लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी ने किया। गोहिल ने बड़नगर शहर बसाया, नागदा शहर बसाया, नागदा को अपनी राजधानी बनाया। 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम का शासक हुआ, फिर महेंद्र द्वितीय, और महेंद्र द्वितीय का पुत्र हुआ था कालभोज। और कालभोज को फिर हमने कई सारे नामों से देखा, किसी बप्पा राबल कहा गया था, राजगुरु कहा गया, चकवे कहा गया था, आहड़ शिलालेखों में इसे मुकुटमणि कहा गया। शिवी वैद्य ने उसकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा राबल को ही कहा जाता है। अपने गुरु हारित ऋषि की कृपा से 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। एकलिंगनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर में शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। मेवाड़ का पहला शासक हुआ कालभोज, जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये सारी जो बातें थी वो हम कालभोज या बप्पा राबल में अपन कर चुके हैं। इसके बाद साथियों हम यहाँ बात करेंगे कि ये जो कालभोज था, कालभोज के बाद यहाँ पे अगला जो शासक हुआ है वो शासक के बारे में यहाँ बातें करूँगा मैं आपसे। और कालभोज के बाद अगले शासक के बारे में जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए साथी, अल्लट। अगला यहाँ पे जो शासक हुआ वो कौन हुआ है? अल्लट बना। इस अल्लट के बारे में हम बातें करेंगे कि ये जो अल्लट है ना, ये अल्लट से हमें कौन कौन से प्रश्न अपन को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ कालभोज के बाद अल्लट से आज चर्चा जारी करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। अल्लट। अब ये जो अल्लट है ना, इस अल्लट से हमें कौन कौन से प्रश्न मिलते हैं ये समझ लीजिएगा। ख्यातों में, यानी कि जो राजस्थानी साहित्य है, ख्यात साहित्य, ख्यातों में आलू राबल कहा गया है, याद रखना। ठीक है, कि ख्यातों में से क्या कहा गया है? आलू राबल कहा गया है। एक तो ये याद रखें। दूसरा, ये जो अल्लट है, अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी या दूसरी राजधानी बनाया। देखो, इससे पहले कल मैं आपसे बात बता चुका हूं कि पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? नागदा। तो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया है, ये दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट के समय में ये दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, तो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया है, इसके समय में इस आहड़ में ध्यान रखिएगा कि अल्लट ने आहड़ में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। बरहा मंदिर, ठीक है, कि बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। इसके समय साथियों ये जो आहड़ था, आहड़ उदयपुर में पड़ता है। आहड़ एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर था, ध्यान रखिएगा कि इसके समय में आहड़ जो है वो एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। और इसके अलावा अगर हम बात करें अल्लट की, तो ये जो अल्लट था साथियों, इस अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम
नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ किया था, जो आज पूरे दुनिया में चल रही है। ठीक है, कि नौकरशाही व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा कि अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था या प्रचलन किया था। ये सारी जो बातें आएंगी ये अल्लट की हैं। प्रचलन किया। और अल्लट ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्लट के बारे में कि अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी, और हूणों की राजकुमारी थी कौन? हरिया देवी। इस हरिया देवी से विवाह किया था। तो अल्लट ने क्या क्या काम करवाए वो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया था, और ये जो विवाह है ना, अब देखो हूणों के साथ भारत में विवाह हुए। हूण विदेशी जातियां हैं, ठीक है। गुप्त काल में हूणों के आक्रमण प्रारंभ हुए थे, तो यहाँ पे हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और ये जो विवाह है, यह है विवाह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है अल्लट का और हूण राजकुमारी हरिया देवी का। ये राजस्थान का। अगर भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह मान लिया जाता है, तो यहाँ पे जब भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह के बारे में बात आ जाए तो ध्यान रखनिए साथियों कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह और भारत का पहला जो अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है ना, ये माना जाता है मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। ये जो विवाह है, ये विवाह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और राजस्थान का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका है? अल्लट का और हरिया देवी का माना जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो अल्लट के शासनकाल की हैं। अल्लट के बाद प्यारे साथियों यहाँ पे अगला जो शासक हुआ, यहाँ अगला शासक कौन हुआ है? तो अल्लट के बाद यहाँ अगला शासक देखेंगे तो यहाँ शासक हुआ राबल कर्ण सिंह। ठीक है, कि यहाँ पे अगला जो शासक हुआ है वो कौन हुआ? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को हम रण सिंह भी कहते हैं, कर्ण सिंह या रण सिंह, याद रखिएगा। तो कर्ण सिंह या रण सिंह के बारे में अपन यहाँ बातें करते हैं, समझो। इसके बारे में अगर हम पॉइंट्स देखें तो इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ वो देखिए। देखो, इस कर्ण सिंह या रण सिंह के काल में, इसके शासनकाल में गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि गोहिल वंश जो है वो कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ है? तो दो शाखाओं में विभाजित हो गया या दो शाखाओं में विभाजित हुआ। इसके दो पुत्र थे। कर्ण सिंह के कितने पुत्र थे? दो। कि इसके दो पुत्र थे। अब दो पुत्र थे तो यहाँ दो पुत्रों में देखें नंबर 1, और इसका एक पुत्र था प्यारे साथियों क्षेम सिंह। ठीक है, कि इसका एक पुत्र तो कौन है? क्षेम सिंह। और इसका दूसरा एक पुत्र है और दूसरा पुत्र था राहब। याद रखना कि इसके शासनकाल में गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हुआ। दो पुत्र थे इसके, एक का नाम क्षेम सिंह है और दूसरे का नाम राहब है। क्षेम सिंह, इस कर्ण सिंह या रण सिंह के बाद क्षेम
चित्तौड़ की गद्दी पे बैठा तो इसने क्या किया है, तो ये चित्तौड़ की इस गद्दी पे बैठा तो इसने गोहिल वंश की रावल शाखा जो बप्पा रावल के समय से चली आ रही है, तो इस रावल शाखा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये गद्दी पर बैठा और ये गद्दी पर बैठा तो इसने इसी रावल शाखा को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये तो निरंतर चला कि रण सिंह के बाद छेम सिंह गद्दी पर बैठ गया। इधर ये जो है प्यारे साथियों राहप, ये राहप जो है ना ये यहाँ से निकल गया, चित्तौड़ छोड़ दिया इसने, और राहप चित्तौड़ से निकलकर इसने क्या किया, राहप ने कि इसने राहप ने सिसोदा जागीर की स्थापना करी। कौन सी जागीर की स्थापना करी है, सिसोदा, कि इसने सिसोदा जागीर की स्थापना की है, स्थापना की। ठीक है, किसने सिसोदा जागीर की स्थापना कर दी तथा सिसोदिया कहलाए। ये कौन कहलाए थे, ये सिसोदिया कहलाए थे। तो यहाँ दो शाखाएं अब यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं आपकी, एक तो राबल शाखा और दूसरी कौन सी शाखा, सिसोदिया शाखा। तो यहाँ जो गोहिल वंश है वो दो शाखाओं में विभाजित हुआ है। किसके शासनकाल की बात है, रण सिंह या कर्ण सिंह के शासनकाल की बात है। तो यहाँ दो पुत्र थे, एक का नाम छेम सिंह है, दूसरे का नाम राहप है। छेम सिंह रावल शाखा को ही आगे ले जा रहा है, राहप जो है उसने सिसोदा जागीर की क्या करी है, स्थापना करी है। ठीक है, अब आगे की बात हम देखते हैं। देखो इसके बाद यहाँ अगला रण सिंह या कर्ण सिंह के बाद में यहाँ पे अगला शासक हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। और अगला यहाँ मेवाड़ में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा राबल जैत्र सिंह। कौन बैठा है प्यारे साथियों, राबल जैत्र सिंह यहाँ गद्दी पर बैठा। अब राबल जैत्र सिंह के बारे में यहाँ बातें करते हैं। देखो राबल जैत्र सिंह 1213 ईस्वी से लेके 1252 ईस्वी तक चित्तौड़ की गद्दी पे बैठा था। कब से कब तक, तो 1213 से 1252 ईस्वी तक यहाँ राबल जैत्र सिंह का शासनकाल है चित्तौड़ की गद्दी पे। तो इसके बारे में अपन यहाँ से बातें करते हैं कि ये राबल जैत्र सिंह, देखो इसमें सबसे पहली बात, अगर इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जो पूछे जाते हैं इसके, तो एक तो इसके सेनापति याद रखिएगा। और राबल जैत्र सिंह के सेनापतियों के बारे में जब बातें आती हैं तो राबल जैत्र सिंह के सेनापति हैं बालक और मदन। ध्यान रखिएगा कि बालक और मदन किसके सेनापति थे, तो बालक और मदन किसके सेनापति हैं, तो राबल जैत्र सिंह के सेनापति हैं बालक और मदन। ठीक है, अब बात यहाँ पे करें तो इसके समकालीन दिल्ली शासक, और इसके समकालीन दिल्ली शासक के बारे में जब बातें आएंगी तो इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। तो देखो यहाँ पे अब आपको छोटी सी बात समझनी है कि दिल्ली में इस समय कौन से वंश का शासन है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी देर दिल्ली के बारे में बातें करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आती है अपने इतिहास को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो भारतीय इतिहास में जो इसके टॉपिक्स वाइज हम अलग चलते हैं। तो पहले प्राचीन इतिहास में हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, फिर वैदिक सभ्यता आती है, फिर उसके बाद हम बात करें तो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, फिर साथियों महाजन पदों की बातें आती हैं। और महाजन पदों में फिर हम देखते हैं कि फिर छोटे छोटे से कई सारे महाजन पद आते हैं, जैसे मगध जो महाजन पद है, उस मगध महाजन पद जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, उसमें फिर छोटे छोटे से आपको वंश मिलते हैं। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, और इसी नंद वंश के बीच में भारत में विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण हो जाते हैं। सिकंदर महान का आक्रमण होता है नंद वंश के शासक धनानंद के समय में, और उसके बाद में फिर एक साइड में तो इन यूनानियों के आक्रमण और दूसरी साइड में चाणक्य का अपमान करता है धनानंद। तो उस समय चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य नाम के लड़के को तैयार करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में उस धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो फिर भारतीय इतिहास में मौर्य वंश चलता है। मौर्य वंश में हम बातें करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और साथियों अशोक ने युद्ध लड़ा कलिंग का, और जब कलिंग युद्ध लड़ा तो फिर 261 ईसा पूर्व में उसने युद्ध त्याग कर दिया, शस्त्रों का त्याग कर दिया,
धर्म परिवर्तन कर दिया, हृदय परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में चला गया। तो उसके बाद कंडीशंस ये बनी कि जब उसने युद्ध त्याग दिए, शस्त्र त्याग दिए, हिंसा का त्याग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भारत में अनेकों जो विदेशी जातियां थीं उन विदेशी जातियों के आक्रमण हुए, जिनमें हिंद यूनानी आए, ठीक है, इंडो ग्रीक आए, हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक कहते हैं, शक आए, कुषाण आए, फिर अनेकों विदेशी जातियां यहाँ पर भारत में, जिसको जहाँ मौका मिला उसी क्षेत्र में से विदेशी जातियां यहाँ आने लगी और इन विदेशी जातियों ने आकर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। जब नष्ट करने का प्रयास किया तो पृथ्वीराज रासो, जो चतुर्वर्दाई ने लिखा है, उसके अनुसार इन विदेशी जातियों से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उस आबू पर्वत के अग्नि कुंड से फिर राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। और जब राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है तो फिर एक काल भारतीय इतिहास में शुरू होता है और वो काल होता है कौन सा? राजपूत काल। मैं वापस वहीं लेके जाऊंगा, 2 मिनट का काम आपको यहाँ पे बीच में समझना है, जिससे कि आगे का इतिहास जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो राजपूत काल के बारे में बताया जाता है। और प्यारे साथियों, राजपूत काल का समय माना जाता है, ये जो हम राजपूत काल ही पढ़ रहे हैं, 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक का जो काल है ना, वो हमारा कौन सा काल माना जाता है? राजपूत काल माना जाता है। इस राजपूत काल की शुरुआत जो मानी जाती है वो प्रतिहार वंश की स्थापना से मानी जाती है, कि जब कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो जाता है। और प्रतिहार वंश की स्थापना जब कन्नौज में स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। और 12वीं सदी आते आते यानी कि ये चौहान वंश पे समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि चौहान वंश में यहाँ पे एक शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। कौन हुए प्यारे साथियों? कि चौहान वंश के शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का शासन समय जो है वो 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक, यानी कि कौन सी सदी चल रही है? ये 12वीं सदी चल रही है। कहाँ का शासक है पृथ्वीराज चौहान? तो पृथ्वीराज चौहान प्यारे साथियों देखो अजमेर का शासक है और दिल्ली भी इसी की है। इसके नाना थे अनंगपाल तोमर, तो इन्होंने दिल्ली भी इसी पृथ्वीराज चौहान को दे रखी। और इसी दिल्ली पर अधिकार को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में संघर्ष हो जाते हैं। ध्यान रखना कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य में संघर्ष होते हैं। और उन संघर्षों को हम किस नाम से जानते हैं? तो 2 युद्ध हुए। एक तराइन का प्रथम युद्ध, समझो मैं वापस वहीं लेके चलूंगा क्योंकि दिल्ली में मुझे सल्तनत काल की स्थापना करवानी है, जिससे कि आपका आगे का अच्छे से समझ में आए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, मोहम्मद गौरी हारा, पराजित हुआ। लेकिन अगले ही वर्ष की बात है और अगले ही वर्ष में फिर अगला युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है प्यारे साथियों, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसी युद्ध के समय में भारत में राजपूत काल की समाप्ति हो जाती है, जो 12वीं सदी तक चला। ये 12वीं सदी है। तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में हिंदू सत्ता का अंत और मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। और यहाँ अजमेर और दिल्ली, इस पे किसका अधिकार हो गया प्यारे साथियों? या मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। जब हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ शॉर्टली बताना है। ठीक है, तो यहाँ मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया और मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इस अजमेर का शासन प्रबंध सौंपा। और खुद जो है वो पृथ्वीराज चौहान को घोड़े से बांधकर घसीटते हुए बताया जाता है कि काबुल ले गया। और कुछ समय बाद 1206 ईस्वी की बात है और 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई साथियों? मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी का जो भारत में शासन था, जो उसने जीता, अब इस शासन को आगे कौन बढ़ाए? तो प्रश्न यही था। तो काबुल की जनता के सामने अब प्रश्न था कि मोहम्मद गौरी के विचित्र क्षेत्र की गद्दी पर कौन बैठे, उसका शासन कौन चलाए। तो फिर काबुल की जनता ने आग्रह किया था मेरे प्यारे साथियों इस कुतुबुद्दीन ऐबक से। और काबुल की जनता के आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक इस मुस्लिम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही जब यहाँ स्थापना हुई, तो अब देखो यहाँ भारतीय इतिहास में इस राजपूत काल की तो हो गई समाप्ति और यहाँ एक काल प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों। और वो काल है कौन सा? सल्तनत काल। कौन सा काल है?
सल्तनत काल जिसकी शुरुआत हुई थी 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। देखो सल्तनत काल सिंपल सी बात है, राजपूतों का काल राजपूत काल कहलाया। हिंदू जो शासक थे वो अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, ठीक है, इस तरीके की उपाधियां लगाया करते थे। वहीं जो मुसलमान शासक थे, मुसलमान शासक अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द का उपयोग किया करते थे। वो कौन सी उपाधि लगाते थे? वो सुल्तान की उपाधि लगाया करते थे। और इसी कारण सुल्तानों का जो काल है, जैसे राजपूतों का काल राजपूत काल कहलाया, उसी प्रकार से सुल्तानों का काल क्या कहलाया था? सल्तनत काल, जो दिल्ली से चलता है भारत में। शुरुआत भले दिल्ली में बाद में यहाँ पे आएगा, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होगी इसमें। तो सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 से 1526 ईस्वी तक, और राजपूत काल के बाद भारतीय इतिहास में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब दिल्ली में मुसलमानों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर अपन बातें करेंगे। तो देखो ये सारी चीज़ें थी। सल्तनत काल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। समझ लीजिए यहाँ पे मैं 2 मिनट में आपको पूरा सल्तनत काल, जो मुख्य रूप से आपको राजस्थान के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बातें करूँ आपसे। तो यहाँ सल्तनत काल के बारे में छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सल्तनत काल दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, और ये चला प्यारे साथियों 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, यानी ये 320 वर्ष का समय था। और इस 320 वर्ष के समय में दिल्ली में सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया है? 5। उन 5 वंशों का क्रम आपको पता होना चाहिए। उन 5 वंशों का शासन समय आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे वंश हैं जिन्होंने दिल्ली में पिन सल्तनत काल के शासक के रूप में काम किया है? तो देखो प्यारे साथियों, एक साइड में तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ वंश, और कितने वंशों ने शासन किया है? तो 5 यहाँ वंशों ने शासन किया। 5 वंश कौन कौन से हैं? तो उसके लिए भी आपको एक छोटी सी लाइन याद कर लेना, उससे आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और एक छोटी सी लाइन याद कर लेना, देखो, गुल खिले तसला में, ठीक है, कि गुल खिले तसला में। ये 5 वंशों के नाम आपके यहां से याद हो सकते हैं। देखो, नंबर 1 गुल से गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है साथियों। खिले से खिलजी वंश, खिलजी वंश। तय से तुगलक वंश, तुगलक वंश। सा से सैयद वंश, सैयद वंश। और ला से प्यारे साथियों लोधी वंश। यानी कि सल्तनत काल में ये 320 वर्ष का जो समय है, इसमें कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। प्यारे साथियों 1206 से 1526 तक इनका शासनकाल है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि कौन से वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो देखो, इसके लिए भी यहाँ पे जैसे वंश 5 थे, तो यहाँ समय आपको याद करना है। और समय जब आप याद करोगे तो यहाँ समय के लिए भी आप एक छोटा सा एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा, इससे आपका समय याद हो जाएगा। देखो, 90 20 14 51 26, ये शॉर्टली बहुत छोटा सा सीधा सा सरल सा एक मोबाइल नंबर है। 90 20 14 51 26। इससे आपके इन सभी वंशों का क्रम याद हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश कब से शुरू हुआ होगा? 1206 से शुरू हुआ होगा। अब बात आएगी कि 1206 से कब तक चला, तो ये इस मोबाइल नंबर के 2-2 के टुकड़े बना दीजिए आप, आपका मोबाइल नंबर ये जो है काम आ जाएगा। 1206 से लेके अगली संख्या यहाँ पहला 2 का टुकड़ा ले लीजिए 1290 तक। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। एक वंश समाप्त होगा, उसी समय में दूसरा चालू हो जाएगा। तो 1290 में गुलाम वंश समाप्त हुआ है, तो खिलजी वंश की स्थापना हो गई। 1290 से ये देखियो 20 आ जाएगा, तो 1290 से 1220 ईस्वी में तो आएगा नहीं, तो 1320 ईस्वी चलेंगे, है ना। तो ईस्वी चलेंगी तो यहाँ पे आगे बढ़ाते चलना। 1320 तक खिलजी वंश चला है। 1320 से लेके देखो 14 है, तो 1414 ईस्वी तक, ठीक है। 1320 से 1414 ईस्वी तक यहाँ पे तुगलक वंश आ गया।
और 1414 ईस्वी से लेके यहाँ 1414 से 1451 ईस्वी तक, ठीक है साथियों, 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश आ गया आपका, और 1451 से लेके प्यारे साथियों ये 1526 ईस्वी तक कौन सा वंश आ जाएगा, लोदी वंश आ जाएगा। तो ये वंश भी आपको अच्छे से याद कर लेने कि 90, 20, 14, 51, 26, 1206 से शुरू हो रहा है और 1526 पे समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से 5 वंशों ने शासन किया है। अब इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें, एक बात तो और ध्यान रखना कि 5 वंश हैं। अगर प्रश्न आपसे यूँ पूछा जाए कि सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो देखो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश आपका तुगलक वंश है, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश है। इस गुलाम वंश के बारे में अगर यहाँ पे बातें करते हैं, देखो कुछ शासकों के नाम आपको याद करने हैं। जैसे अगर बात की जाती है तो इस गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है, इस गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना वो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि लाहौर को राजधानी बनाया था इसने, दिल्ली अभी आएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पे बैठा है और इसने 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक शासन किया था, और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहा था, पोलो जिसे घोड़े पर बैठकर खेलते हैं वो खेल रहा था, और घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम सा गद्दी पे बैठा, जो अयोग्य व्यक्ति था। इसके बाद इस कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो है ना वो शासक बना साथियों, इल्तुतमिश। यही बात आपको राजस्थान के इतिहास में सारे काम आने, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके बाद फिर इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा 1210 में, और 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। 1236 तक इल्तुतमिश, और लेकिन इल्तुतमिश अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को उत्तराधिकारी बनाया, रजिया सुल्ताना। ठीक है, क्योंकि इसका जो पुत्र था इल्तुतमिश का वो भी बड़ा अयोग्य व्यक्ति था, बहराम शाह जिसका नाम था, लेकिन उसने पुत्र के स्थान पे पुत्री को आगे बढ़ाया था, और 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इस रजिया सुल्ताना ने शासन किया। हालांकि रजिया सुल्ताना के समय से ही इस गुलाम वंश में आपस में मतभेद हो गए, क्योंकि जो अमीर जो थे, सरदार जो थे, वो नहीं चाहते थे कि एक महिला शासन करे। इस कारण आपस में मतभेद की स्थिति पैदा हुई, और फिर 40 सरदार में से एक शासक बना बलबन। ठीक है, और धीरे धीरे इस वंश का अंतिम शासक हुआ था कैकुबाद। ध्यान रखना, कैकुबाद, कैकुबाद या कैमुअर्स, ये इस वंश का अंतिम शासक है। 1290 ईस्वी में इस कैकुबाद या कैमुअर्स की हत्या कर दी जाती है। इसी का अमात्य है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिएगा कि इस कैकुबाद की हत्या करता है इसी का अमात्य जलालुद्दीन खिलजी। और प्यारे साथियों, जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है 1290 में, और 1290 से 1316 ईस्वी तक अब किसने शासन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और इस वंश की समाप्ति होती है गुलाम वंश की, और जलालुद्दीन खिलजी कौन से वंश की स्थापना कर देता है? इस खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इस जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसकी खुद की हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका दामाद कर देता है। दामाद भी है, भतीजा भी है, और उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। 1290 से 1296, सॉरी 1316 नहीं, 1290 से 1296 ईस्वी तक तो इसने शासन किया, और फिर 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक प्यारे साथियों किसका शासन रहा? अलाउद्दीन खिलजी का। यही जो मुख्य मुख्य शासक हैं जो आपके इतिहास में काम आएंगे, राजस्थान के इतिहास में। तो इधर सबसे मुख्य व्यक्ति तो कौन है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासक है जो कब गद्दी पे बैठा है? 1296 से 1316। और इधर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोदी वंश है ना, इस लोदी वंश का अंतिम शासक होगा इस वंश का अंतिम शासक होगा प्यारे साथियों इब्राहिम लोदी। कौन होगा? इब्राहिम लोदी। और इस वंश का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को पराजित करता है कौन? बाबर। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है
बाबर पराजित करता है, ठीक है, पराजित करता है। 1526 ईस्वी में बाबर पराजित कर देता है। और बाबर जो है वो कौन से एक काल की स्थापना करता है, तो एक नया वंश चलाता है, मुगल वंश, जिसे भारतीय इतिहास में मुगल काल के नाम से जानते हैं। और मुगल काल आपका चलेगा 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक, जिसमें अंतिम मुगल बादशाह होगा बहादुर शाह जफर, जिसे क्रांति के समय हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके कुछ दिल्ली सल्तनत है जो आपको काम आनी है। याद रखिएगा, इसमें 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। समय आपको बहुत इजीली याद कर लेना है, 90 20 14 51 26, इसका मोबाइल नंबर दे दिया मैंने, आप आसानी से याद कर सकते हो। गुलाम वंश का संस्थापक या सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, अंतिम शासक कैकुबाद। कैकुबाद की हत्या उसी का अमात्य मंत्री जलालुद्दीन खिलजी कर देता है, खिलजी वंश की स्थापना हो गई। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वंश हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है, लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, और उसको पराजित करके फिर कौन से काल की स्थापना हो जाती है, मुगल काल की। चलिए ये छोड़िए, ये आपका दिल्ली का जो सल्तनत काल है उसके बारे में बात बताइए। वापस आ जाइए मेवाड़ पे प्यारे साथियों। चलिए देखो यहाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे गोहिल वंश मेवाड़ में, और मेवाड़ में इस समय शासक कौन बन चुका है, राबल जैत्र सिंह। तो यहाँ पे बात राबल जैत्र सिंह की हो रही है, तो सेनापति बालक और मदन है। तो अब मैं बात यहीं से शुरू किया था कि इस जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है। तो देखो जैत्र सिंह 1213 में गद्दी पे बैठा है, तो दिल्ली में 1213 में कौन होगा, तो 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक रहा, और 1213 में उधर बैठा है, तो कौन होगा यहाँ, इल्तुतमिश। 1210 से 1236 है, तो यहाँ इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन होगा, इल्तुतमिश। बस यही चीज़ आपको समझनी थी, और अगर वो टेबल आपकी समझ में आ गई होगी तो इतिहास जो बड़ा इजी बन जाएगा आप सबके लिए। तो इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, इल्तुतमिश समकालीन शासक था इसके। तो इसके शासनकाल की प्रमुख घटना समझ लीजिएगा, और इसके शासनकाल की प्रमुख घटना कौन कौन सी हैं। तो इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में देखें तो ये जो इल्तुतमिश था ना, इस इल्तुतमिश ने दिल्ली का शासक है इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर अटैक किया, आक्रमण किया इसने। तो आक्रमण किया, तो ध्यान दीजिएगा कि इल्तुतमिश का ध्यान रखें, इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के मेवाड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन है, तो इल्तुतमिश के मेवाड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का जो शासक माना जाता है वो कौन माना जाता है, राबल जैत्र सिंह माना जाता है। जब आक्रमण हुआ तो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध के बारे में बातें करते हैं यहाँ पर। तो कौन सा युद्ध होता है, तो देखो प्यारे साथियों, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ है, और वो युद्ध है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं भूताला का युद्ध। और ये भूताला का युद्ध हुआ प्यारे साथियों 1227 ईस्वी में। कब हो रहा है, 1227 में। और भूताला कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, तो इधर तो आपके कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों, राबल जैत्र सिंह, राबल जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। राबल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में यहाँ संघर्ष की स्थिति बनती है, और इस युद्ध का परिणाम जो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे आपको, और इस युद्ध का परिणाम रहा है राबल जैत्र सिंह की विजय। ध्यान से समझना कि राबल जैत्र सिंह की विजय होती है इस भूताला के युद्ध में। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या इस युद्ध से पहले, ये जो युद्ध हमने पढ़ा है, क्या इस युद्ध से पहले मेवाड़ के किसी भी शासक का, मेवाड़ के किसी भी शासक का दिल्ली के साथ कोई संघर्ष हुआ है, नहीं हुआ, कोई शासक हुआ ही नहीं अब तक। हमने कल से पढ़ते, इसकी जो शुरुआत में हमने की थी तो गोहिल से स्टार्ट किया, गोहिल पढ़ लिया, कालभोज पढ़ लिया, अल्लट पढ़ लिया, रणसिंह पढ़ लिया। अब तक कोई भी शासक ऐसा नहीं है जिसका दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ है। पहला शासक है राबल जैत्र सिंह। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि किस युद्ध को
मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है। तो मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य संघर्ष का प्रारंभ कौन सा युद्ध है? भूताला का युद्ध है। तो यहां पर अपन बातें करेंगे, इसमें ही यहां इधर लिख देता हूं, मैं नोट कर देता हूं कि यह युद्ध कौन सा युद्ध? भूताला का। कि यह युद्ध दिल्ली सल्तनत, या तो यहां दिल्ली सल्तनत आ सकता है या इस्लामी सत्ता दे सकता है, कि दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध मेवाड़ का प्रथम संघर्ष, ध्यान रखिएगा, माना जाता है। एक तो ये पॉइंट आप याद रखें कि दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध मेवाड़ का प्रथम संघर्ष किस युद्ध को माना जाता है? इस भूताला के युद्ध को माना जाता है। एक तो ये काम हुआ। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध की जानकारी, ये जो युद्ध है, इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी द्वारा रचित, जय सिंह सूरी द्वारा रचित हम्बीर मद मर्दन ग्रंथ में मिलती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम्बीर मद मर्दन ग्रंथ में मिलती है। एक ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। यानी कि एक तो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध मेवाड़ का पहला संघर्ष कौन सा युद्ध माना जाता है? तो यही युद्ध माना जाता है। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी द्वारा लिखित है हम्बीर मद मर्दन, तो इस ग्रंथ में मिलती है। या सिंपल सा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि किस युद्ध में राबल जैत्र सिंह द्वारा दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को पराजित करने का उल्लेख मिलता है? तो कौन से युद्ध में मिलता है? याद रखिएगा, कौन सा युद्ध है? वो भूताला का युद्ध है। अब बात आती है कि इस युद्ध में कौन पराजित हुआ है? इस युद्ध में पराजित हुआ है इल्तुतमिश। और जब इल्तुतमिश पराजित होने के बाद जब दिल्ली की ओर वापस जा रहा था, तो इल्तुतमिश ने पराजय के बाद इल्तुतमिश ने नागदा जो राजधानी थी, ठीक है, कि इल्तुतमिश ने नागदा को आग लगा दी। ध्यान रखना कि जब वो पराजित होकर वापस गया, तो वापस जाते समय इल्तुतमिश इस नागदा को आग लगा के गया था, क्योंकि खुद अधिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसे मौका मिला तो वो नागदा को आग लगा के चला जाता है कि जब मेरा नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं है। तो यहाँ ये घटनाएं आपकी आती हैं इस जैत्र सिंह के, इस इल्तुतमिश के संघर्ष की स्थिति में। अब बातें यहाँ से आगे चलती हैं कि नागदा राजधानी और नागदा को डिस्टर्ब कर दिया गया है, नागदा में लगा दी गई आग। जब वो इस राबल जैत्र सिंह ने देखा कि अब तो राजधानी सुरक्षित नहीं है, राजधानी में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो इस स्थिति के बाद अब प्यारे साथियों इस राबल जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी परिवर्तित की और अब तक जो राजधानी नागदा थी, इस नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि राबल जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को
गोहिल वंश या मेवाड़ के दूं मैं, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाया। अब यहां से आपको प्रश्न बन जाता है। प्रश्न क्या है? पहला आप ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो चित्तौड़ में जो गोहिल वंश की स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में हमने कि चित्तौड़ में गोहिल वंश की जो स्थापना की थी वो बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया था, और मौर्य शासक मानमोरी को जब उसने पराजित किया तो फिर मौर्य शासक मानमोरी को पराजित करने के बाद चित्तौड़ में कौन से वंश की स्थापना की गई थी? गोहिल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ पे ये आती है कि चित्तौड़ को गोहिल वंश की राजधानी किसने बनाया, मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया है, तो फिर मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया प्यारे साथियों? राबल जैत्र सिंह ने। तो राबल जैत्र सिंह ने यानी कि इसको मेवाड़ की राजधानी बनाया है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की बात देखो। अब एक तो ये बात होती है, इस राबल जैत्र सिंह के बारे में अगर बातें करते हैं तो राबल जैत्र सिंह को, ठीक है, राबल जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि राबल जैत्र सिंह का जो शासनकाल है, इस राबल जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। वहीं गौरी शंकर ओझा ने, ठीक है, कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा या GH ओझा जो हैं, तो गौरी शंकर ओझा के द्वारा जैत्र सिंह को रण रसिक कहा गया है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि गौरी शंकर ओझा ने राबल जैत्र सिंह को क्या कहा है? रण रसिक कहा है। रण रसिक, ध्यान रखना, रण रसिक नाम दिया है या कहा है। तो प्यारे साथियों, ये बातें आती हैं आपके कौन से शासक के बारे में? अगर राबल जैत्र सिंह के बारे में यहाँ तक बातें आती हैं। इसके बाद आगे की बात अगर अपन आगे करें इसमें, तो यहाँ पे क्या क्या होता है इसके बाद आगे का देखते हैं। देखो, राबल जैत्र सिंह हो गया, 1213 से लेके 1252 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इंपॉर्टेंट शासक है राबल जैत्र सिंह, 1252 तक। इसके बाद आगे की बात जब अपन करते हैं तो राबल जैत्र सिंह के बाद यहाँ किसका शासनकाल होता है? तो राबल जैत्र सिंह के बाद यहाँ अगला जो शासक बना है प्यारे साथियों, वो बना राबल तेज सिंह। ध्यान रखना, कौन है? राबल तेज सिंह यहाँ शासक बनता। और राबल तेज सिंह 1252 से लेके 1273 ईस्वी तक, ध्यान रखना कि 1252 से लेके 1273 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो किसका शासनकाल माना जाता है? वो राबल तेज सिंह का माना जाता है। इस राबल तेज सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखें तो पहली बात तो इसकी उपाधियां, ठीक है, कि इस राबल तेज सिंह की उपाधियां देखनी है। और इसकी जो उपाधियां हैं वो उपाधियां कौन सी हैं? तो इसकी उपाधियां हैं, देखो, महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, ठीक है, ये उपाधियां हैं राबल तेज सिंह की।
ठीक है। अब आगे की बात हम इसमें देखें तो ये उपाधियां हो गई महाराज धीराज परम भट्टारक परमेश्वर, और इसके शासनकाल की प्रमुख घटना समझ लीजिएगा। और इसके शासनकाल की प्रमुख घटना, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या हुई थी, तो इसके शासनकाल में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि इसके शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ का प्रथम, अब प्रथम है तो प्राचीनतम भी हो जाएगा, याद रखिएगा जो प्रथम है वो प्राचीनतम है, कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना ताड़पत्र पर, किस पे, ताड़पत्र पर कमल चंद्र के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कि इसके शासनकाल में क्या हुआ है, तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है और मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना किस पे की गई थी, तो ताड़पत्र पर इसकी यानी कि रचना की गई थी। तो एक तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये, और दूसरी बात कि इसकी जो रचना है, ये रचना कब की गई थी, ये रचना की गई थी मेरे प्यारे साथियों 1260 ईस्वी में। ठीक है, तो 1260 ईस्वी में इस ताड़पत्र पर मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था। इसके बाद आगे की बात जब अपन बात करते हैं तो इस राबल तेज सिंह के बाद यानी 1252 से 1273 तक ये रहा। तो इसके बाद यहाँ पे अगला जो शासक बना 1273 में, और 1273 में फिर यहाँ पे प्यारे साथियों अगला शासक बना राबल समर सिंह। ठीक है, और राबल समर सिंह यहाँ शासक बना 1273 में। 1273 से लेके 1301 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा कि 1273 से 1301 ईस्वी तक का जो शासनकाल माना जाता है, ये किसका शासनकाल है, ये आपके राबल समर सिंह का शासनकाल है। इस राबल समर सिंह के बारे में जब अपन बातें करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके शासनकाल की क्या क्या घटनाएं आपको मिलती हैं। तो पहली बात तो देखो, इस राबल समर सिंह को एक प्रशस्ति, हमारे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राबल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति, का अपहर्ता, ध्यान रखना कि शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। किसको कहा गया है, राबल समर सिंह को। तो एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में से शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में अगर बात करें तो मेवाड़ में, या मेवाड़ का प्रथम शासक है, ये प्रथम शासक जिसने जीव हिंसा पर रोक लगाई। ध्यान रखना,
तो मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाने वाला जो पहला जो शासक माना जाता है वो यानी कि कौन माना जाता है, तो एक तो ये चीज़ आपको यानी कि यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेवाड़ में जीव हिंसा पर सबसे पहले रोक लगाने किसके समय में लगी? समर सिंह के शासनकाल में लगी। इस समर सिंह के शासनकाल में और क्या हुआ, इसके प्रमुख दरबारी कवियों के नाम अगर बात करें तो देखो, इसके प्रमुख दरबारी कवि और समर सिंह के प्रमुख दरबारी कवि हैं पार्श्वचंद्र जैन, रत्न प्रभा सूरी, रतन प्रभा सूरी, दूसरे हैं पार्श्व चंद जैन। ध्यान रखिएगा कि पार्श्व चंद जैन और रत्न प्रभा सूरी जो हैं वो यानी कि किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? भावचंद, वेद शर्मा, ये भी सब इसी के हैं। तो रतन प्रभा सूरी, पार्श्वचंद्र जैन किसके दरबारी कवि थे? समर सिंह के। इस समर सिंह के बारे में बात करें तो देखो, इसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? 2। तो इसके 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे। अब इसके 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्रों के बारे में अपन बातें करें तो देखिए यहाँ 2 पुत्र हैं। इनमें से इसके एक पुत्र के बारे में बातें करते हैं। तो इसका एक पुत्र था राबल रतन सिंह, राबल रतन सिंह, और साथियों दूसरे इसके पुत्र का नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। तो इसके 2 पुत्र हो गए, एक राबल रतन सिंह और दूसरा कौन हो गया? कुंभकर्ण। इस राबल रतन सिंह के बारे में अपन बातें करें तो देखो, इस समर सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा चित्तौड़ में, ठीक है। तो इसने तो चित्तौड़ में कौन सी शाखा को ही आगे बढ़ाया? चित्तौड़ में राबल शाखा को ही आगे बढ़ाया है। ये गद्दी पर बैठा, राबल शाखा को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये इस समर सिंह के बाद राबल शाखा को आगे बढ़ा रहा है और राबल शाखा का अंतिम शासक भी होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको राबल रतन सिंह को 1301 से 1303। तो यहाँ पे ये राबल शाखा को आगे बढ़ाएगा। और इधर ये जो कुंभकर्ण है ना, ये कुंभकर्ण चित्तौड़ छोड़ के नेपाल चला जाएगा। और इस कुंभकर्ण ने इसने नेपाल में जाकर, ध्यान रखना कि इसने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की नींव डाली है। गोहिल वंश की स्थापना की है, याद रखना। तो नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की है। तो नेपाल में गोहिल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? कुंभकर्ण माना जाता है। और इस राबल समर सिंह के बाद अगला शासक कौन बनेगा यहाँ पे? राबल रतन सिंह। 1301 में गद्दी पे बैठेगा और 1303 ईस्वी तक राबल रतन सिंह का शासनकाल होगा। और इसके समकालीन दिल्ली का जो शासक होगा, इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन होगा प्यारे साथियों? तो इसके समकालीन 1301 से 1303 में तो समकालीन दिल्ली का शासक आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी और राबल रतन सिंह के मध्य में अब संघर्ष की स्थिति बनेगी। कई सारे कारण होंगे जिनमें एक कारण पद्मनी भी माना जाएगा। तो यहाँ से राबल रतन सिंह को हम आगे पढ़ेंगे और ये अंतिम शासक होगा राबल शाखा का। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल हम एक बड़ा टॉपिक है राबल रतन सिंह, और राबल रतन सिंह को लेकर रावल शाखा का समापन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।